चलिए। हाँ हाँ कर लीजिए। ओम सदाशिव समारंभाम् अथ पाणिनीय मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वन्दे गुरु परम्पराम् वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतंजलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। सर्वेभ्यो नमो नमः। भवताम् अस्मिन् अस्यां कक्षायाम् एकवारं पुनः स्वागतं वर्तते। अद्य तावत् भवतां मनसि केचन सन्देहाः प्रश्नाः वा स्युः तर्हि तान् पृच्छन्तु। अथ च अणुदितसवर्णस्य च प्रत्ययति सूत्रविषये अस्य सूत्रस्य का आवश्यकता अस्ति, अनेन सूत्रेण किं विधीयते इत्यादिकं सर्वम् अत्र यथाक्रमं मया अत्र विज्ञास्यते। तो सबसे पहले आप लोगों के कुछ प्रश्न हैं उन्हें ले लेते हैं, फिर आप लोग आज ग्रुप में थोड़ा जुड़े रहिएगा। आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य करने जा रहे हैं, तो आप सब लोगों को वह उसमें रहना आवश्यक है। उसमें आपको पता चलेगा कि वह कितना महत्वपूर्ण कार्य है आप लोगों के लिए, तो उसको करना है। तो शुरुआत में कुछ प्रश्न आंसर ले लेते हैं, उसके बाद कुछ में कह हम रही हैं लग रहा है, उधर बढ़ेंगे। जी जी वैखरी जी बोलिए तो। नमो नमः। जी नमो नमः। आचार्य जी, जैसे आपने बताया था कि अभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न में मूल अंतर है। जो वर्णोच्चार से पहले है वो अभ्यंतर है, और वर्ण में जब सिद्धि उसकी हो जाती है तो वो बाह्य प्रयत्न कहा जाता है। तो एक बार आप थोड़ा सा उदाहरण सहित थोड़ा सा स्पष्ट कीजिए तो। वो वहां पे अगर व्हाइट बोर्ड पे आप लिख के थोड़ा सा स्पष्ट करेंगे तो शायद मुझे ज्यादा समझ में आ जाएगा उसका। बिल्कुल, आपको वैसे भी समझ में आएगा, जो होगा हम लिखेंगे भी उसे। धन्यवाद। अभ्यंतर प्रयत्नों में 5 प्रकार थे। उसमें सबसे पहला था स्पृष्ट और ईसत स्पृष्ट। यह वो है जिनमें स्पृष्ट प्रयत्नों में क्या होता है, आपकी जिह्वा है, मतलब देखो, शब्द की आपको निष्पत्ति सबसे पहले जाननी पड़ेगी। शब्द हमारे मुख से कब निस्सरित होता है? सबसे पहले तो क्या है, हम किसी भी चीज को देखते हैं, हमारे चक्षु इंद्रिय का संयोग उस विषय से होता है। विषय का मतलब कुछ भी हो सकता है। विषय आपके सामने व्हाइट बोर्ड, ये भी एक विषय है, या फिर ये मिटाने के लिए रजिस्टर, ये भी विषय है। ये अंकिनी क्या है, ये भी एक विषय है। मैं इनको देखता जा रहा हूं, आपको दिखाता जा रहा हूं, और इसके लिए शब्द प्रयोग करता जा रहा हूं। इसका कहने का मतलब क्या है, हम लोग अर्थ को देखते हैं, अर्थ को देखने के बाद शब्द प्रयोग करते हैं। कोई चीज हमें दिखाई दी, ऊंट दिखाई दिया तो स्ट्रम, हमने मतलब वैसा एक आकार दिखाई दिया तो हमने शब्द प्रयोग किया। ऐसा होता कैसे है? ऐसा होता इसलिए है कि हम अर्थ को देखते हैं तो हमारी बुद्धि है ना, हमारी बुद्धि अंतःकरण को, जिसे कोई आत्मा भी मानते हैं, उसको संकेत भेजती है कि अच्छा ये चीज, और वह जब संकेत जब उसको पहुंचता है तो हमारी जठराग्नि में वायु का स्थान है, वायु। तो जठराग्नि के, क्योंकि जठराग्नि अग्नि है, तो अग्नि के कारण वह वायु ऐसा मन में संकल्प होने से, उस अर्थ के प्रति संकल्प होने से ऊर्ध्वगमन करता है। वायु का ऊर्ध्वगमन हुआ, वायु नाभि देश में आया है, नीचे मंडल से, नाभि देश से हृदय प्रदेश में आया, हृदय प्रदेश से कंठ तक जाता है, कंठ से मूर्धा तक जाता है। यह एक पूरी प्रक्रिया है। यहां तक वायु जब आया, हृदय, कंठ और शिरस, जिसको हमने बीच में कहा था उरह कंठ शिरसी, मूर्धा कंठ और हृदय, हृदय 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 भाग, यह वायु ने अब यहां पर अपना स्थान बनाया, मूर्धा को कहेगा, मूर्धा पे सबसे पहले जाएगा। फिर क्या होगा, मूर्धा के बाद पुनः वह रिवर्स होगा कुछ शब्दों के लिए,
और वो जिह्वा से जिह्वा की सहायता से वह वायु कभी तालु को घात करेगा कुछ शब्दों को बोलने पर, कुछ शब्दों को बोलने पर वह मूर्धा को घात करेगा, मूर्धा कुछ दंत के प्रदेश को घात करेगा, कुछों में किसी को घात नहीं करेगा, ओनली ऑन केवल कंठ से निकलेगा। तो ऐसी जगह पर क्या होता है कि ये इसलिए वो शब्दों के उच्चारण स्थान बनते हैं। पर साथ ही आभ्यंतर प्रयत्नों में क्या हुआ कि वह शब्द को बोलने के लिए तैयार हुए, हमारा जो कंठ विवर है वो खुला, ठीक है ना, क्योंकि ये आपका विवृत नाम का जो स्वरों का अभ्यंतर प्रयत्न है, उन विवृतों में क्योंकि कंठ विवर जो है विकास को प्राप्त होता है, खुलता है। इस पृष्ठ में क्या होता है, क ख ग घ घ इत्यादि च छ ज झ, जो 25 वर्ण है, इनमें हमारी जिह्वा उन अंगों का स्पर्श करती है जिससे वो वर्ण निकलते हैं। उन्हें उन अंगों को पहले स्पर्श करेगी, तब वो वर्ण निकलेंगे। ईसत इस पृष्ठ में क्या होगा, जैसे यवरला, इनको बोलने में थोड़ा कम स्पर्श होता है, उन तालु का कम स्पर्श होगा, या को बोलने पर, र को बोलने पर उस मूर्धा भाग का थोड़ा कम स्पर्श होगा, जिसके कारण ये ईसत स्पृष्ट कहलाते हैं। स्वर आप विवृत जान ही चुके हैं, और यह ईसद विवृत में क्या है, यह ईसद विवृत में थोड़ा, ईसद का मतलब होता है कम, वो थोड़ा कम विवृत है, शा शा शाह, ठीक है ना। समृत असमृत को बोलते ही हमारा जो कंठ है वो पूर्ण रूप से बंद हो जाता है। ये सब प्रक्रिया है, ये शब्दोच्चारण से पहले की प्रक्रिया है, अर्थात शब्दोच्चारण के में जो हमें यत्न ये करने पड़े, शब्द निकलने से पहले ये कुछ यह आभ्यंतर यत्न है जो कि शब्दोत्पत्ति से पूर्व है। बाह्य यत्नों की क्या स्थिति होती है, आपने शब्द बोला, बोलने के बाद घोष हो गया है, श्वास क्या है, पहले घोष हो गया, तो ये बात की कंडीशन बनी ना। आपने संबारनाथ घोष वाले है ना, जब हर्ष प्रत्याहार को बोला, वर्ण बोलने के बाद घोष हुआ, तो देखिए शब्दोत्पत्ति के बाद कुछ ये हुआ, यत्न घोष। श्वास कंठ विवर यदि खुला रहेगा तो आपकी श्वास बाहर निस्सरित हो जाएगी उस शब्द को बोलने पर, तो शब्द तो आपने उच्चारण कर दिया, श्वासोत्पत्ति उसके बाद हो गई वो, अतः वह उसके बाह्य प्रयत्न है, वो शब्दोत्पत्ति को लास्ट स्टेज वाला है, यह आपने ये समझा होगा। इसी प्रकार से इन 11 प्रकार के बाह्य प्रयत्नों का विभाजन है। इसीलिए जैसे अब अल्प प्राण महाप्राण में भी यही विभाजन काम आता है, वहां पर भी यह सब प्रक्रिया तो रहेगी, शब्दोच्चारण की पूर्व प्रक्रिया यथावत है, बस बाह्य प्रयत्न में यह होगा कि आप उसको बोलते समय कम शक्ति लगाएंगे थोड़ा, तो वह अल्प प्राण के रूप में बदलेगा जो कि बाह्य है, और थोड़ा अधिक शक्ति लगाएंगे तो वो एक महाप्राण के रूप में बदलेगा। ये सब तो ये पूरी प्रक्रिया है, तो इन्हें आभ्यंतर और बाह्य कहा जाता है। यह सभी मैंने आपके सामने जो प्रक्रिया कही, यह पाणिनि शिक्षा के अनुसार कही है, तथा और भी कुछ शिक्षा है, आपिशली शिक्षा वगैरह, उनमें भी इसी तरीके से कुछ दे रखा है, उनके मेरे सारभूत में आप लोगों के सामने यह प्रस्तुत की है। शायद मैं समझता हूँ आपको ये समझ में आया होगा कुछ वर्णोत्पत्ति का रहस्य कैसे क्या है। धन्यवाद जी। अभिजीत जी। जी, ये जो इसे अभी बाह्य प्रयत्न में जो 11 है उसमें उदात्त अनुदात्त, इसका आपने एक स्वरित, इसका एक सिंबल बताया था। जी जी, यानी कि पढ़ने के समय उसका एक सिंबल रहता है, उसके जरिए हमें पता चलता है कि ये उदात्त है अनुदात्त उसको हम है, क्या उच्चारित करना है। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। तो वैसे बाकी के जो 8 है उसको भी ऐसा कुछ सिंबॉलिकल है क्या, यानी कि आप सोचिए संभव है क्या, वर्ण उच्चारण कर दिया, घोष नाद श्वास जो कुछ है आपके वह मस्तिष्क में हो चुका है, उनके लिए तो ये तो शब्द की उत्पत्ति में सहायक है, और जो सिंबल निर्धारित किए जाते हैं वो शब्द के किए जाते हैं जो उत्पन्न हो चुका है उस चीज के, अतः है ना, अन्यों के इसलिए कोई सिंबल नहीं है। अच्छा, बराबर। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, ऊंचा बोलना है नीचा बोलना है इसको तो थोड़ा बताना पड़ेगा कैसे आता, उसके सिंबल है। अब कैसे घोष हो गया उस शब्द को बोलने में, इसका क्या सिंबल हो सकता है बताइए, नहीं हो सकता है।
बराबर या बराबर। अघोष रहा, श्वास अधिक आया, नहीं, वो तो वर्ण की उत्पत्ति के साथ आपको पता चल जाएगा, हाँ इसमें यह हुआ, उसको आप महसूस कर लेंगे। जी हर्ष जी। बताया कि हम अभ्यंतर का प्रयत्न करते हैं और आपकी आवाज थोड़ा खिलखिला रही है, हमें साफ नहीं सुनाई दे रही। हर्ष जी, आप अपना प्रश्न लिख सकते हैं यदि आपके यहाँ कोई, यदि हाँ जी, अब आ रही क्या? हाँ जी, अब आ ठीक, रही अब है। आ रही है। हाँ जी, आपने बताया था कि जो ये सभी वर्णों के उच्चारण में जो प्रयत्न है ये सब हम आभ्यंतर में पढ़ते हैं, जी जी और जो आपने बताया कि ये सभी वर्णों में आभ्यंतर का यूज होता है, और मतलब जो बाह्य प्रयत्न है उनका किन्हीं विशेष में होता है, ऐसा कुछ आपने जो कारण बताया था उसे एक बार पुनः बता दीजिए। वह कारण मैं कोई नहीं है, बात फिर भी आएगा। मैं ये बस ये कहना है, सवर्ण संज्ञा में दो चीज महत्वपूर्ण है। एक तो जी जी उच्चारण स्थान, एक वर्ण का उस जी दूसरे वाले वर्ण के साथ एक होना चाहिए। जैसे इसका तालु है तो इस वाले का भी तालु होना चाहिए, जी जी सेम। ठीक है। और उनका आभ्यंतर प्रयत्न, जैसे इसका यदि विपरीत है तो इसका भी विपरीत होना जरूरी है। जी सवर्ण जी संज्ञा के लिए दो चीज जरूरी है, पर कहीं पर क्या होता है, इस प्रकार से निर्णय नहीं हो पाता है। कभी कभार वो मिल गए इस तरीके का जोड़, तब वहां पर हमें और अधिक समता देखने के लिए अंदर जाना पड़ता है गहराइयों में। तब हम आभ्यंतर प्रयत्नों का मिलान करके इस निर्णय पे पहुंचते हैं कि हाँ, इस वाले वर्ण के अधिक ज्यादा नजदीक, अधिक ज्यादा समकक्ष, बहुत ही ज्यादा सवर्ण यह वर्ण हो सकता है। तब यह जी हम आगे इसको आपको कहेंगे, चिंता न करें, हल संधि में ये बात आएगी। अभी तो यहाँ पर जी आपके लिए सूचना डाल दी गई है, बस ऐसे याद रखिए, आगे इन सब का अच्छा जी उपयोग आएगा संधि प्रकरण में। जी जी धन्यवाद। जी वैखरी जी हैं। आचार्य जी, जी अभी जो आपने अभ्यंतर प्रयत्न बताए कि नाभि से हृदय, हृदय से कंठ, कंठ से मूर्धा, जी तो जो मराठी में या फिर दर्शन में भी जो इसका नामस्मरण जो हम करते हैं ईश्वर का, जी तो जी उसमें भी जो 4 प्रकार बताए गए हैं वाणी के, परापश्यंती और मध्यमा हाँ वैखरी। हाँ, तो ये इसका और इसका कुछ संबंध है क्या? मैं वही तो आपको बता रहा था, हमारे मूलाधारस्थ जहाँ चक्र है, जहां से वायु उत्पन्न होती है, वह परावाक है। नाभि प्रदेश में आती है तो उसका नाम हो जाता है पश्यंती, उसी वायु का नाम। हृदय प्रदेश में हृदयस्था, हाँ, और हृदय प्रदेश में आती है तो इसका नाम हो जाता है मध्यमा, मध्यमा वाक, ठीक है। कंठ देश में आती है तो इसका नाम हो जाता है वैखरी, जिसको आप समझते हैं। यह आर्थिक ग्रंथों में ये सब बताया गया है, वाक्यपतियम इत्यादि में। और मुख से जो प्रकट होती है उसका नाम क्या है? वो वैखरी, वैखरी वाक है। जो आप हमें सुन पा रहे हो, बोल पा रहे हो, ये सभी शब्दात्मक है, ये वैखरी नाम की वाणी। अच्छा, जिससे और सब जैसे वर्ण में हम विसर्ग और अर्ध विसर्ग ऐसा जो हमने पढ़ा अभी, जी तो जी उसमें एक एस, अंग्रेजी जो एस है, हाँ वो एक आता है, तो उसका क्या अर्थ है उसमें? आएगा वो बाद में। उसको अवग्रह कहते हैं। मैं आपको कई बार अपनी इस क्लास में बता भी चुका हूं, मैंने जो एक वर्णमाला का आप लोगों के लिए बनाया और भेजा है, उसमें इस सिंबल, एस वाले सिंबल की भी जानकारी है। और मैं बार बार कहता हूं इस बात को कि मैंने उसे 1 महीने में नहीं, आप बनाया। कृपया फिर आप से एक कम बार से कम, उसको पोस्ट कीजिए ग्रुप पे। और हाँ, मेरी सबसे यह प्रार्थना है कि संस्कृत को लेकर के ऐसी चीजों की जिज्ञासा बहुत होती है। दूसरी बात, हमारे बच्चे शुरुआत में पढ़ते हैं तो वो इंग्लिश पढ़ रहे होते हैं प्रॉपर इंग्लिश के गुरुओं से, और ABCD सीख रहे होते हैं, तो उनको इंग्लिश आ जाती है। अच्छा, अपनी मातृभाषा उनकी जो रहेगी, मराठी, बंगाली या उड़िया या उनकी हिंदी, तो उनके ककहरे जो वर्णमाला है उनसे वो सीख जाते हैं। पर बताइए, शुरुआत में प्राइमरी स्टेज पे जो बाल मन होता है, संस्कृत के लिए उनकी कोई सुविधा नहीं है वर्णमाला की। बच्चा, मैं ये मानता हूं कि शुरुआत में यदि सीखेगा वो, है ना, संस्कृत की भी यदि शुरुआत में कुछ उसे संस्कार दे दिए जाए कि चलो यह वर्णमाला संस्कृत के हिसाब से आप पढ़िए अब से, तो मैं ये समझता हूं संस्कृत भाषा का उत्थान जो हम प्राइमरी लेवल में अच्छे से कर सकते हैं, वह ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब हम यही एक वो करते हैं कि अब हमारे बच्चे 2 भाषाएं तो कोई सी सीख रहे होते हैं, अपनी संस्कृत से दूर होते हैं, जो कि संस्कृति का यह परिचायक है।
इसी को हमने भावना को यह समझते हुए इस चीज को उससे बनाया है। हमारे उसे बनाने का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि जहां संस्कृत की शुरुआत हो, तो ऐसा क्यों सोचते हो कि आप जो है 5वीं के बाद अथवा 10वीं के बाद संस्कृत पढ़ेंगे। संस्कृत की शुरुआत और सही समझ बचपन से ही करा देनी चाहिए। अतः वो वर्णमाला को बहुत कलरफुल, बहुत अच्छे इमेज से युक्त इसीलिए बनाया गया है। तो मेरी बस सबसे यह प्रार्थना है, उस वर्णमाला को आप प्रिंट करवा सकते हैं। उसका इतने अच्छे पिक्चर्स में बनाई हुई है कि उसका जूमिंग नहीं फटने वाला। आप उसे इस व्हाइट बोर्ड और बल्कि इससे इतना दीवार के बराबर का पोस्टर बना सकते हैं और उसका एक कैलेंडर बना सकते हैं। मतलब अब तो चूंकि लॉकडाउन खुल चुका है, थोड़ा बहुत राहत हो गई है। आप किसी प्रिंटिंग मशीन वाले के पास जाकर के हमने जो आपको फॉर्मेट भेजे हैं, आपको पीएनजी, जेपीजी, पीडीएफ, कोई सा भी संस्करण, आप जाइए किसको बनाइए। एक तो अपने बच्चों के लिए बनवा लेना है कि हाँ, जिससे हम अच्छा शिक्षा संस्कृत की भी शुरुआत में दे सके उन्हें और सही तरीके से, और उससे उन लोगों को भी लाभ होगा जो संस्कृत से पहले नहीं जुड़े हैं। उसमें बहुत सारी ऐसी जानकारियां ऐड कर रही है लोगों के लिए। और वो लोग साथ में एक थोड़ा धार्मिक पुण्य का कार्य और कर लें कि किन्हीं 2-3 व्यक्ति जो अपने अच्छे परिचय के हैं, मित्र हैं, रिश्तेदार हैं, 2-3 लोगों को और दे दें, तो कम से कम उन घरों में पहुंचेगा, वो भी देखेंगे अच्छा अच्छी चीज है, तो वहां से वो पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। अब वो पढ़ाना स्टार्ट करेंगे वहां से, अ माने अजा है, अतः अजा, आ इत्यतः आम्रम, ई इत्यतः इक्षु। इस प्रकार से जब कुछ होगा तो एक बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा कुछ दिनों में, जब हमारी यह नई पीढ़ी तैयार होगी। शुरुआत में जड़ से ही संस्कृत जब रहेगी तो ये बहुत अच्छा होगा उनके लिए। तो आप उसे अवश्य करें, हम उसको एक बार और ग्रुप में भेज देंगे, आप चिंता नहीं करनी है, तो आप ऐसा करवा सकते हैं। बिल्कुल। हाँ बताइए। युष्मा शेखर जी। हाँ सर, आचार्य जी नमस्कार। जी आचार्य जी, आप कुछ दिन पहले बोले थे जैसे क्षत्रिय का छा, वो संयुक्त अक्षर बोले थे, है ना? तो उसमें जैसे कक्षा या क्षेत्र, संस्कृत में इसको थोड़ा लिख के बताएंगे क्या, कैसा रहता है? वो क्ष कैसे लिखा जाता है? हाँ, संस्कृत में जैसे संयुक्त अक्षर जो बताए थे क्षा का, वैसे कक्षा, क्षेत्र, ये कैसे लिखा जाता है, जरा बताएंगे? हाँ, उसको लिखने का तरीका, हालांकि वह भी हमने वर्णमाला में 20 वर्ण दिए हुए हैं, 20 संयुक्त अक्षर दिए हुए हैं। उसके जब आप नीचे जाओगे तब फिर भी आपके और स्पष्ट बोध के लिए हम यहाँ पर उसे लिख भी देते हैं। ठीक है जी। आजकल जो उसके लिखने की प्रणाली है क्ष की, वो इस प्रकार की है। क्ष, इसमें माना जाता है कि 2 व्यंजन है संयुक्त। वो कौन कौन से हैं? एक है क, दूसरा है ये क्ष, और आप ध्यान रखिए क्ष में भी एक अ है, वो उसमें इंक्लूड है, मिला हुआ है। यदि आप उससे आ को अलग करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से फिर उसे लिखना पड़ेगा। यह रीति आपको जान लेनी चाहिए। हाँ, इसको यदि आप ये हलंत हटा देते हो तो उसमें आ है, तो क्ष के कहने से एक अच भी है उसमें, पर हमारे कहने का मतलब यह है कि 2 व्यंजन का तो मेल उसमें है, तो 2 व्यंजन का मेल एक सिंबल टाइप का बनाकर किस तरीके का यूज करते हैं क्ष को। एक शिवराज आचार्य कौंडिन्यायन जी हैं, वो इस तरीके को लोग नहीं समझ पाते हैं कि इसमें क्या क्या मिला हुआ है, तो उनके बोध के लिए वो लोग ऐसा भी रखते हैं उसको। वो ऐसे या कर दीजिए क्ष, इस प्रकार से भी वो लिख सकते हो, पर हमारे क्या किया गया है कि उसको एक वर्णांतर मान लिया गया है। एक वर्णांतर मान नहीं, मतलब भ्रम है वो, मात्र एक सिंबल बस उसके लिए यह निर्धारित कर दिया गया है। इसका उच्चारण क्या है? यह आपको उच्चारण करना है उसका, यह याद रखें। संयुक्त अक्षर की सूची है बहुत लंबी, हमने जहां पर दिक्कत होती है, जैसे बहुत सारे बच्चे विद्यालय को विद्यालय बोलते हैं, उनको नहीं पता है वहां द अथवा य में संयोग है, तो वह ध अथवा य में संयोग। ऐसे बहुत सारे हमने वर्ण वहां पर दिए हैं। जैसे ब्राह्मण, हा के नीचे मां आ गया, उसे तो जाने क्या क्या उच्चारण कर जाते हैं वो लोग।
राजन कुमार हमने मिश्रा बहुत जी। समझ के इस प्रकार के उसमें दिए हैं, आप उसे एक बार अवश्य अवलोकन आचार्य करें। आचार्य जी आचार्य जी आचार्य जी, जैसे जी, जी। बोले। ब्राह्मण जो बोलते हैं वो सही है कि राजन कुमार मिश्रा जी। जी महोदय, नमो नमः। जी हाँ, नमो नमः। मेरा ये पूछना था कि आपने एक दिन बताया था कल या परसों की कक्षा में कि कखाभ्याम पफाभ्याम जो होता है, हाँ, जैसे रामः पठति, यहाँ पे जो म के बाद विसर्ग आएगा तो जी, वो जी। हम लोग तो पूर्ण विसर्ग लिखते हैं, तो वहाँ अर्ध विसर्ग लिखना ठीक रहेगा कि पूर्ण विसर्ग लिखना ठीक रहेगा? मैंने उसी कक्षा में ये भी बताया था कि हम दोनों लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों प्रकार का विधान है, क्योंकि वैकल्पिक है, आप विसर्ग भी प्रयोग कर सकते हो, अर्ध विसर्ग भी प्रयोग कर सकते हो, पर अर्ध विसर्ग करते हो तो यह पाणिनि सम्मत अधिक है, इसमें पाणिनि की सम्मति है। विसर्गों में अन्य आचार्यों की सम्मति है जो पाणिनि से इतर आचार्य। दोनों सही है इसका मतलब? बिल्कुल बिल्कुल, पर आप अर्ध विसर्ग करें, यह होना चाहिए। पूरा विसर्ग क्यों बोलो जब आधे से ही काम चल रहा है तो? क्यों जी? क्योंकि यह व्याकरण तो लाघव के लिए है ना, थोड़ा लघुता संक्षेप हो कहने में। जी धन्यवाद। हाँ हाँ हाँ। प्रश्न हो गए हैं भैया, आगे चले। तो आगे कुछ भूमिका बांध हैं इसकी अनुदित सवर्ण सचा प्रत्यय की? अभिजीत जी, फिर कौन सा प्रश्न है आपका? अभी बोले। अभी जो अर्धचंद्र वाला बताया ना राम का, तो जैसे अभी जी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं, जैसे ये जो होता है तो पूर्णमदः तो हम आधा उच्चारण करते हैं, जैसे राम, तो वहां पे रुकना होता है, तो यहाँ पे काल का कुछ आता है क्या फिर समय का? एक बार बोलिए तो सही, उसको कहां पर आप अर्ध विसर्ग बोलना चाहते हैं? ओम पूर्णमदः कहाँ है पूर्णमिदं यहाँ विसर्ग कहाँ है? पूर्णमदः, आगे अब उसके पूर्णमिदं आया ना। पूर्णमदः आगे आगे वाला विसर्ग बोल रहे हो ना? नहीं, और पूर्णमदः तो के बाद मद मद के पूर्णमिदं से आगे जो पहले। बाद वाला, ये बाद तो मैं वाला। समझ गया। जी जी, उसको कैसे बोलना है आपको? ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं, जी आप रुक के नहीं बोलना, पूर्णमदः पूर्णमिदं नहीं, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं, इस तरीके से बोलना है। ठीक है ना? अर्ध हाँ, तो विसर्ग का मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि जो गीता प्रेस की किताबों में भी नहीं रहा, उसको देना चाहिए। अब क्यों नहीं रहा इसका कारण जानते हो ना? मैंने लगभग 150 फॉन्ट्स डाउनलोड किए थे, उसमें से फॉन्ट्स मतलब ये जो लिखावट के आप यदि उसे इस्तेमाल करते हो लैपटॉप कंप्यूटर वगैरह में, तो मैंने देखा मुझे अर्ध विसर्ग 2 ही फॉन्टों में पाया, अर्ध विसर्ग 2 फॉन्टों में, जबकि संस्कृत के भी उसमें 8-10 फॉन्ट थे। अतः उनके पास यह लिखने की प्रणाली नहीं रही है, तो वो लोग बचते हैं, इसको विसर्ग लिख करके ही चले जाते हैं। यह एक कारण रहा है बहुत नहीं, बड़ा। मेरा 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 सवाल ये है कि उसका भी कोई टाइम है क्या, जैसे ह्रस्व दीर्घ प्लुत का टाइमिंग है? अर्ध हाँ, विसर्ग का टाइमिंग कोई है ना। टाइम है क्या? आपको वहां पर पूर्ण विसर्ग बोलोगे हाँ, तो उसमें वक्त लगेगा लगभग 1 मात्रा का, और आधा विसर्ग बोलोगे तो आधी मात्रा में निकल के आगे चले जाओगे। आपको टाइमिंग महसूस हो रही है, हम बार बार बोल रहे हैं उसको, आप टाइमिंग की महसूस कर सकते हो। हमने दोनों तरीके के उच्चारण सर्वथा किए इसे समझाते वक्त, हमने विसर्ग भी बोला है और ये भी बोला है आपको अर्ध विसर्ग भी। भैया आपने जल्दी में भेद प्रश्न। समझा होगा। चलिए राजमणि उपाध्याय जी, थोड़ा जल्दी कीजिए, तो कुछ और काम भी है आज। प्रातः नमो नमः। जी जी, नमो नमः। प्रातः एक ये काव्यम वाला उदाहरण देके समझा देते तो कृपा होती। अरे कब का समझा चुके हैं भाई, ये मेरा तभी वो वो जिह्वा मूली पे ही समझा चुके थे। मेरा छूट गया था ना, नेट का प्रॉब्लम था। प्लस वीडियो देखिए, इसके लिए वीडियो देखिए, द्वारा रिपीटेशन मत करवाइए। अच्छा जी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। वीडियो देखिए, आपको रा- देखना नहीं। रिकॉर्ड करने का मतलब क्या है ये बताइए, रिकॉर्डिंग का कुछ तो फायदा हो जी। कि आप राधा शर्मा रिपीटेशन जी, करवाएंगे। राधा सर शर्मा। नमो नमः। मेरे को हाँ, नमो नमः। ये पूछना था कि आवाज, आपकी आवाज थोड़ा कौन सा साफ अच्छा नहीं आ है, रही है, एक बार इस्तेमाल दोबारा, करते हैं ना इसके लिए। एक बार राधा जी फिर दोबारा से से अनम्यूट प्रश्न को कीजिए, दोहराइएगा और अनम्यूट कीजिए। हाँ हाँ, राधा शर्मा जी अनम्यूट कीजिए, फिर बोलिए।
बोलिए, आपकी आवाज नहीं हमें आ रही है, पुनः से एक बार बोलिए, बोलें कृपया। सर मैं ये कहना चाहती थी कि संस्कृत के लिए जैसे हम टाइप वगैरह करते हैं तो फॉन्ट कौन सा सही रहता है उसके लिए? अच्छा, कौन सा सही जैसे मैं रहता है? हिंदी में अच्छा, बिल्कुल। 35 यूज ठीक ठीक। वैसे हम आपको ये जानकारी ग्रुप पे भी दे सकते हैं, अभी तो मौखिक सुन लीजिए क्या लिखे, और क्या? ग्रुप पे भेज देंगे। ठीक है ठीक है हाँ। ठीक है सर। देखो, हमारे दो कई सारे हैं, एक तो संस्कृत 2003 जो संस्कृत के लिए ही बना है, एक है संस्कृत टेक्स्ट, उसका लेटेस्ट वर्जन, एक और है ये जो है, ये फॉन्ट बनाए हैं यहाँ हरिद्वार में एक संस्था है ओंकारानंद की, उन्होंने इन फॉन्टों का विकास किया है जो शुद्ध संस्कृत के लिए है। और कुछ और फॉन्ट है, जैसे एक सिद्धांता फॉन्ट है ना, जिसमें वेद के भी स्वर मिल जाते हैं। वेद में आपने देखा होगा ना, उसमें गुंग और ह्रस्व गुंग और दीर्घ गुंग और आड़े तिरछे कुछ बहुत सारे जो सिंबल होते हैं सिद्धांता फॉन्ट में मिल जाते हैं। एक अंग्रेज ने भी छांदस नाम का फॉन्ट बनाया था बहुत पहले, वो थोड़ा ओल्ड हो गया है, पर वो भी वेद के लिए उपयुक्त था। ऐसे बहुत सारे आपके मराठी के बहुत सारे जो देवनागरी के फॉन्ट है वो संस्कृत में यूज हो सकते हैं, आपके नेपाली के बहुत सारे संस्कृत के फॉन्ट है वो यूज हो सकते हैं, और हिंदी के भी ऐसे बहुत सारे हैं तमाम, पर संस्कृत के लिए उपयुक्त ये तो सबसे ज्यादा मेल कराते हैं। अच्छा, एक और जिसको मैं प्रायः लिखता हूं आप लोगों के लिए स्लाइड में, वो है जस्ट ध्रुवा नाम का फॉन्ट, वो भी संस्कृत के लिए अच्छा फॉन्ट है, और शायद वो मराठी है उसका मूल तो, पर संस्कृत के लिए भी अच्छा है। मराठी के सभी फॉन्ट संस्कृत के लिए हो सकते हैं, ये अच्छा विकल्प है वो। चलिए, तो भैया आगे करें कार्रवाई? हाँ, आगे फिर आप कहें फिर। सूर्यकांत जी। जी भैया। तो चलिए मैं कुछ वो रख देता हूँ। जी भैया, तो उसके पहले रिकॉर्डिंग बंद कर लीजिएगा। हाँ, रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए। और